जो नेक्स्ट सेशन जिसमें अब हम प्रैक्टिकली इसकी परफॉर्मेंस की बात करेंगे। ऑलरेडी हमने थ्योरेटिकली हमने इसको थोड़ा सीखा, इसके इंस्ट्रूमेंट्स की बात की। अब हम आपको फिज़िकली बताते हैं कि है क्या, कौन सी चीज़ कहाँ लगी हुई है और कैसे ये वर्क करता है। HPLC हमारे पास आपके ख्याल में ये कौन सा है, क्या ग्रेडियंट है या आइसोक्रेटिक है? कितने लोग एग्री कर रहे हैं ग्रेडियंट है? ओके जी, ये ग्रेडियंट ही है, क्योंकि ग्रेडियंट मैंने बताया था कि ग्रेडियंट के केस में मोबाइल फेस का आपके पास अलग अलग जो हैं वो बॉटल्स आपके पास या वेसल्स रखी हुई हैं। उसमें अगर आप देखें तो मार्किंग है, ABCD मार्क हुआ है। इट मीन्स हमारे पास 4 डिफरेंट टाइप्स के कंपोजिशन के आप सॉल्वेंट्स को एट ए टाइम पास कर सकते हैं। क्या ये आइसोक्रेटिक बन सकता है? बन सकता है। क्यों जी? ये बिल्कुल आइसोक्रेटिक बन सकता है अगर मैं ए के अंदर ही सारी मोबाइल फेस एक दफ़ा बना के डाल दूं, क्योंकि ये जो सॉल्वेंट्स हैं ये तो मेरे अपने कंट्रोल में है ना जी। इसमें मैंने क्या चीज़ ऐड करनी है, किस में मेथनॉल रखना है, किस में वाटर है, किस में बफर है, तो इस सारे को मैंने जो है वो इट मीन्स कि यही ग्रेडियंट और यही आइसोक्रेटिक। अगर कल को आप लोग किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं और आपके ज़िम्मे असाइनमेंट है कि आप HPLC परचेज़ करना है, डेफिनेटली आएगा ऐसा टाइम भी, तो उस टाइम पे अब आपको बिल्कुल क्लियर रहना है कि मैं ग्रेडियंट ही परचेज़ करवाऊँ, ताकि उसके अंदर ही आपको आइसोक्रेटिक का जो है वो बेनिफिट भी मिल जाएगा। क्लियर? मोबाइल फेस यहाँ पर आप इसको रखेंगे और ये इसकी ट्यूबिंग है जी, जिसकी हम बार बार बात कर रहे हैं कि इनमें एयर नहीं आनी चाहिए। इनमें एयर बड़ा क्लियर नज़र आती है। अगर कोई भी ऐसा यहाँ पे पार्टिकल अगर क्रिएट होगा, वो इनमें से एयर जो है वो नज़र आएगी और वो एयर जो है वो इस सारे सिस्टम में पास होना शुरू हो जाएगी। तो मोबाइल फेस की मूवमेंट, और इसमें ये जो नीचे है ये है पंप है। इस पंप में अभी हमने आपको इसकी कुछ थोड़ी सी ऑलरेडी आपको इसकी कुछ डिटेल बताई भी कि पंप के अंदर जो है वो एक छोटा सा जो हमारे घरों के अंदर जो पंप लगा होता है वैसा ही पंप है। ये आपको इसकी कुछ आवाज़ भी सुनाई दे रही है। ये आवाज़ जो है ये आलमोस्ट जो है उस फ्लो को जो है इंजेक्ट कराने के लिए, इसे इस सिस्टम में लाने के लिए यूज़ होता है। ये जो ब्लैक बटन है यहाँ पर, ये पर्जिंग के लिए है। रिमेंबर एक वर्ड पर्ज आया था और मैंने वहाँ पे रुक के कंप्लीट इसकी पर्जिंग को एक्सप्लेन करने की कोशिश की। पर्जिंग मीन्स हम सिस्टम को डिटेक्टर की तरफ सैंपल को नहीं जाने दे रहे, हम उससे पहले ही कुछ क्लियरेंस चाह रहे हैं। यानी हम फील कर रहे हैं कि ये जो ट्यूब्स हैं इनमें कोई बबल है, इनमें कोई प्रॉब्लम है, और अब उस प्रॉब्लम को हम इल्यूट कर दें, उसमें से हम निकाल दें सॉल्वेंट को, तो उसे उस एयर बबल को निकाल दें। उसके लिए हम यहाँ से पर्च को ओपन करेंगे। ये एक लूप है, पर्च को ओपन करेंगे और इसे ओपन करने के बाद ये जो लिक्विड आपको यहाँ से निकलता हुआ दिख रहा है, ये यहाँ से निकलना बंद हो जाएगा, बल्कि इधर से निकलना शुरू हो जाएगा। अब ये जो एग्जिट है या ये जो इसमें से जो सॉल्वेंट मूव होके आ रहा है मोबाइल फेस, ये पूरे सिस्टम से मूव होके आ रहा है। लेकिन अगर आप पर्जिंग कर लेंगे तो अब आपने सिस्टम को दरमियान में रोका है और आपने उसकी जो क्लियरेंस चाहिए है कि ठीक है जी, हम जब तक इसमें क्लियर नहीं हो उस वक्त हम आगे नहीं बढ़ेंगे। तो पर्जिंग का जो स्टेप है वो इधर भी है पंप सेटिंग में। ये भी मैं आऊँगा, जब मेथड को समझाने आऊँगा तो वहाँ मैं आपको डिटेल से भी बताऊँगा। अगर आप इसकी डिमार्केशन देख लें, पंप सेटिंग, पर्ज सेटिंग, UV सेटिंग, तो अगर हम इस सिस्टम को जब हमें पर्जिंग करना रिक्वायर्ड होगी तो हम इसे कहेंगे कि हम इसे पंप सेटिंग पे लेके आए हैं, अब पर्ज सेटिंग पे लाए हैं, और पर्ज सेटिंग पे किसकी पर्जिंग चाह रहे हैं, ये भी एक इंटरेस्टिंग फैक्टर रहेगा। अगर हम यहाँ ये कह रहे हैं कि 4 हमारे पास ट्यूब्स हैं या 4 हमारे पास जो है वो कंपोनेंट्स हैं मोबाइल फेस के, तो ये 4 की 4 ही ट्यूब्स इसमें जाके आगे चल के इसका पार्ट बनने जा रही हैं, 4 ट्यूब्स, और इसमें से ये सिस्टम मूव हो रहा है। तो इसी तरह से यहाँ पर भी 4 ही आपके पास मोबाइल फेस की कंपोजिशन के लिए डेस्कटॉप पे भी A, B, C and D राइट किया हुआ है। हमने जो मोबाइल फेस बना रखी है वो मोबाइल फेस हमने बनाई है मेटफॉर्मिन के लिए, और मेटफॉर्मिन को हमने इसमें डिज़ोल्व कर रखा। अब इसकी कंपोजिशन में था एसीटोनाइट्रिल, अमोनियम, फॉर्मिक एसिड और साथ एसीटोनाइट्रिल। ठीक है, अमोनियम और फॉर्मिक एसिड को बना के एक बफर बना लिया है, एक एसीटोनाइट्रिल है, और बस ये दो ही हमारे कंपोनेंट में। अब इन दोनों में हमें परसेंटेज भी हमें नोन है, वो हमने कहाँ से मेजर की थी, वो कितनी परसेंटेज है दोनों की? 55 और 45, यानी 55% आपका जो अमोनियम फास्फेट वाला है
और 45 आपका एसीटोनाइट्राइल है। तो यहाँ देखें, यहाँ हमने क्या रखा है, ये हमारे पास ये लेबल्ड हैं, ये जो बॉटल्स हैं ये मेथनॉल, और उसके साथ यहाँ अगर आप देखें तो ये वाटर, और अगर हम इसमें देख लें तो ये मे बी एसीटोनाइट्राइल, और यहाँ हमने अपना वो बफर ये अमोनियम फास्फेट का बना के रख लिया। अब यहाँ पर मुझे अंदाज़ा है कि जो मैं अमोनियम फास्फेट की बात कर रहा हूँ वो किस में बात कर रहा हूँ, डी में। एसीटोनाइट्राइल अगर मैंने यूज़ करना है तो ये मेरे पास है ए में, ठीक है। अब मैंने ए और डी, मुझे 55 और 45 रिक्वायर्ड हैं, तो मैं यहाँ पर ए 45 डी 55 वाइस वर्सा जो भी वैल्यू है मैं यहाँ राइट करके इसको मैं रन करूँगा, तो ये जो मेरा प्रोसेस स्टार्ट होगा, अब मैं इसको सिस्टम को सैचुरेट कर रहा हूँ कि ये मोबाइल फेस पे इसको सैचुरेट कर लूँ। अब इस सैचुरेशन के लिए पहला काम हमने ये कर लिया, ठीक है, हमें पंप समझ में आ गया। पंप के बाद हमने बात की इंजेक्टर की। ये इंजेक्टर है जी, यहाँ पर ये इंजेक्टर है। मैंने बल्कि इसमें एक स्लाइड ये भी बनाई थी कि इंजेक्टर लॉक भी होता है, क्लॉग बन जाता है। रीज़न क्या है कि इसका जो ये वाला जो एंड है, इस वाले पे कोई ना कोई इसकी एफिशिएंसी जो है वो ख़राब हो सकती है। तो इसमें लूप लगा हुआ है, जो लोग करीब हैं वो मेरा ख्याल है देख सकते हैं कितना का लगा हुआ है। आप लोगों को इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, जो वीडियो शेयर होगी, ये कह सकता हूँ। तो इसको अगर हम लूप देखें तो इसके ऊपर लूप लगा हुआ है ना जी लूप। ये लूप कितने माइक्रोलीटर का लगा हुआ है जी, करीब आगे पढ़ें 20 माइक्रोलीटर का लगा हुआ है। तो इस लूप को आप चेंज भी कर सकते हैं। यानी आपने अगर एक मेथड पढ़ा जिसमें लिखा हुआ था कि ये लूप 100 माइक्रोलीटर का होना चाहिए, तो आप इन दोनों इस लूप को ओपन करेंगे, ओपन करके इसकी जगह पे 100 माइक्रोलीटर वाला लूप लगा देंगे, और आप जब इस सैंपल को इंजेक्ट करेंगे तो यहाँ पे 100 माइक्रोलीटर इसमें से पास हो जाएगा। अच्छा, इसी के साथ इसमें अगर हम देखें तो इसमें जो इंजेक्टर है, यहाँ से आपके जो कॉलम हैं वो एक तो कॉलम को एक ट्यूब जा रही है, दूसरी आपकी जो है वो पंप की तरफ से इसमें इन हो रही है, और तीसरा जो है वो आपका डिस्कार्ड है। डिस्कार्ड मीन्स आपने अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे अभी प्रेजेंटेशन में मैं बता के आया कि अगर रिक्वायर्ड था आपको 20 माइक्रोलीटर और आपने इंजेक्ट कर दिया 100 माइक्रोलीटर, तो इसमें से जो पास होगा वो कितना होगा, सिर्फ 20 माइक्रोलीटर होगा, और जो 80 माइक्रोलीटर है वो इसमें से डिस्कार्ड हो जाएगा। इसी लेवल पे ही सैंपल डिस्कार्ड हो जाएगा। ठीक हो गया जी। बैठ जाए, ठीक है, चलो ठीक, ओके जी। ये हमारे पास जो है ये कॉलम हो गया ये। अच्छा, यहाँ तक हम आ गए इंजेक्टर पे। इंजेक्टर के बाद अगली बात आप लोगों को बताई थी कि इसके साथ कॉलम अटैच होता है, और कॉलम जो है ये हमारे पास ये कॉलम है। मोहसिन कॉलम लाओ, कॉलम मैंने कहा था काफ़ी सारे जो कॉलम हमारे पास, इनको एक दो दिखा दें, सबको एक एक कॉलम दिखाओ कि ये कॉलम, उसकी स्पेसिफिकेशन पढ़ के बताएं कि ये कॉलम है। थोड़ा सा ना कॉलम पे कंप्लीट स्पेसिफिकेशन राइट होती है, और उसमें अगर हम देखें तो आप लोगों को भी बताया है कि कुछ कॉलम आपके जो हैं वो रिवर्स फेज़ वाले हैं, कुछ हमारे पास जो हैं वो नॉर्मल फेज़ के हैं, और रिवर्स फेज़ वालों में और नॉर्मल फेज़ वालों में ये हमारे पास कुछ कॉलम्स हैं। और इन कॉलम्स को आप अगर आप गौर से देखें तो इनमें पूरी की पूरी स्पेसिफिकेशन जो है वो हर कॉलम के ऊपर राइट किया हुआ होता है। कोई एक इधर से देख के, मैं थोड़ी देर बाद ये पढ़वाऊँगा भी कि क्या लिखा हुआ है इसके ऊपर। एक इधर ले लें लोग, और एक इधर वाले लोग ले लें, और एक ये लोग भी ले लें, ठीक है, ये पीछे वाले लोग। ओके जी, तो एक और दे देते हैं, यहाँ बहुत हैं हमारे पास, तो हमें तो बंदे काम वाले चाहिए मुझे, करने वाले। एक ये कॉलम है, ठीक है, और एक और खोल लें। एक उस तरफ भी दे दें। ये लगा हुआ है। ओके जी, ये कॉलम्स हैं जी। मैं चाहूँगा कि हम इसको थोड़ा सा पढ़ें ताकि हमें डिफरेंट कॉलम, हमें ये कंसेप्ट आए कि हर कॉलम को जो डिफरेंट कॉलम है वो डिफरेंट साथ इसके अटैच होते हैं, और उसमें हमारे पास उसकी स्पेसिफिकेशन भी डिफरेंट होती है। कोई रह गया? चलें यहाँ से शुरू कर लेते हैं, उधर से लास्ट वाले से। क्या कहेंगे बच्चे, कॉलम को पढ़ें, इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है?
रिवर्स फेज है 7 माइक्रोन मीटर है। इट मीन्स रिवर्स फेज का मतलब क्या हुआ, इसके अंदर जो स्टेशनरी फेज कौन सी है, नॉन पोलर है, और इसके ऊपर जो मोबाइल फेज मूव होनी है वो पोलर होनी है। ये बात समझ में आ गई। अच्छा, क्या कितने माइक्रोन है, 7 माइक्रोन, यानी इसके अंदर जो पैकिंग है वो 7 माइक्रोन की है। और भी कुछ लिखा होगा, इस कॉलम की लेंथ भी लिखी हुई होगी, लिखी हुई है। चलें ये किसी और इधर से देख लेते हैं, कितना है जी ये 25 सेंटीमीटर ये लॉन्ग है, और इसका साथ विड्थ भी लिखी होगी 4.6 मिलीमीटर जो इसका विड्थ है, और इसके साथ एरो भी बना हुआ है। एरो से मुराद क्या है, हम इसका फ्लो का डायरेक्शन देखेंगे कि ये फ्लो किस तरफ को मूव करना चाहिए, टॉप से बॉटम या बॉटम से टॉप। और इसको हम जो मूव कराने के लिए हम इसको इसी एंड से हम टाइट करेंगे, और इसको जब वॉशिंग कर रहे होते हैं तो बाज़ औक़ात हमें इसको इन्वर्स में भी और सिंपल में भी और वॉशिंग करना होती है। कोई और पढ़े जी कॉलम के बारे में, जी पढ़ें। रिवर्स फेस कॉलम है, C8 है, 10 माइक्रोन मीटर है, लेंथ भी इसकी लिखी होगी 25 माइक्रो सेंटीमीटर, और वैसे फील अंदाज़ा भी हो जाता है 25 सेंटीमीटर। कोई इधर भी दिया था, यहाँ से भी, हाँ जी पढ़ें, क्या लिखा हुआ इस पर, रिवर्स फेज है 18 मीन C18 है। और अब रिवर्स फेज में फिर दोबारा रिपीट कर लेते हैं, स्टेशनरी फेज क्या है, नॉन पोलर। मोबाइल फेज कौन सी मूव होनी है, यानी या तो वाटर, मेथनॉल और एसीटोनाइट्रोल का कम्बिनेशन, या सिंपल वाटर, ये मूव होना है इसके ऊपर। हाँ जी, इधर भी कोई पढ़ेंगे जी, जी यहाँ पे कुछ लिखा है। अच्छा चलें चलें ठीक है, वो दूसरा पढ़ लें, खैर है। हाँ जी ये पढ़ें जिसको, C18 है, रिवर्स फेज है, और 5 माइक्रोन की पैकिंग है। मींस इसके अंदर पोर साइज 5 माइक्रोन तक का ड्रग को ये रिटेन कराएगा जी। 4.6 जो इसकी जो इंच क्या है, इंच तो नहीं, मिलीमीटर जो है वो इसकी विड्थ है, और 25 250 और 225 सेंटीमीटर आपके पास जो इसकी लेंथ है। तो ये हर एक कॉलम की स्पेसिफिकेशन डिफरेंट है, ये बात हमने अंडरस्टैंड कर लिया। ये सारे कॉलम यहाँ इकट्ठे कर दें। ये लो अपना उस्मान सबसे ले लो। ओके जी, यहाँ तक आगे कॉलम को समझ लिया। अब कॉलम से आगे चलते हैं। कॉलम से आगे आप आगे ये जो लाइन जा रही है, ये जो लाइन है ये डिटेक्टर की तरफ लेके जा रही है। यहाँ पे जब आप सैंपल को इंजेक्ट करेंगे कॉलम से पास होगा और ये डिटेक्टर में चला जाएगा। ये वो डिटेक्टर जिसका हमने कहा था कि ये सैंपल को डिटेक्ट करता है। अब इसके अंदर यूवी लैंप लगा हुआ है, ये रहा लिखा हुआ है, यूवी लाइट लैंप बना हुआ है। बिल्कुल ऐसा ही स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के अंदर भी लगा हुआ होता है। इसकी लाइफ है 2000 आवर्स, मैक्सिमम 3000 आवर्स। अब उस लाइफ पे हमें रहते हुए अब हमें इसको हर वक्त नहीं ऑन करना है। सिंपल हमें जब हमें बगैर जब अब ये चल रहा है, लेकिन इस पर अगर इसकी आप ऑन देखें तो ये डिटेक्टर इसका इस वक्त क्या है, ऑफ है, जबकि पंप ऑन है। इस वजह से पंप इसकी वॉशिंग किए जा रहा है। इसलिए जहाँ पर भी जाएं, जब भी आप इसको देखेंगे HPLC पे वर्क करने जा रहे हैं तो पंप को सुबह जाके चलाएं और उसे लगा दें वाटर पे वॉश होने के लिए, क्योंकि जितना आप इसको ज़्यादा वॉश करेंगे आप उतना ही इसकी ट्यूबिंग को क्लियर कर रहे हैं, और जितनी ट्यूब्स इसकी क्लियर होंगी उतने ही आपके रिजल्ट्स की डिटेक्शन और सारे प्रोसेस आपके उतने ही सिंपल होते चले जाएंगे। तो डिटेक्टर के बाद ये सारे सिग्नल्स आ जाएंगे अब आपके पास। इसमें जो आपका इस सारे को आपका रिकॉर्डर, ये डिटेक्टर देन रिकॉर्डर। अब ये रिकॉर्डर से फिर यहाँ पर ये पीक्स आएंगी और ये सारा प्रोसेस आपका कंप्लीट होगा HPLC को वर्क करने का। इसको दोबारा वहाँ लगाते हैं ताकि इसकी जो है वो जैसे इसकी ब्यूटी है वैसे ही इसकी बरकरार रहे। ओके, तो नेक्स्ट आएगा अब ये क्या है। यहाँ पे अब हमने प्लान किया था कि एक ड्रग जो है वो उसका हम सॉल्युबिलिटी देख लें। सॉल्युबिलिटी देखने के बाद अब उस ड्रग का हम जो है वो पहले हम देखें कि मोबाइल फेज़ क्या है। जैसे मैंने आपको प्रेजेंटेशन में भी कहा कि मोबाइल फेज़ को आपको सर्च करना है, डिफरेंट सोर्सेज से सर्च करना है। हाँ जी, फिल्ट्रेशन बिल्कुल समझाऊंगा, इधर ले आओ इसको। अच्छा, तो उसमें हमारे पास जो इसमें सबसे पहला काम जो करना है, आपने मोबाइल फेज़ को सर्च किया।
अब मोबाइल फेज हमने ये जो सर्च करवाई है, हमें एक आर्टिकल से मिली, ठीक है जी, इसको यूज़ करना चाहिए, हमने प्लान कर लिया। अब उसके फिर हमने कंपोजिशन को प्लान करने के लिए हमने जैसे सबसे पहले हमने डिस्टिल वाटर, और डिस्टिल वाटर की हमने फिल्ट्रेशन करनी है। पहले डिस्टिलेशन होके आ गया है, अब आप क्या करने जा रहे हैं, फिल्ट्रेशन। तो ये आपके पास फिल्ट्रेशन असेंबली है। फिल्ट्रेशन असेंबली को आपके पास जो जिस चीज़ को आप साथ अटैच करते हैं, ये फ़िल्टर पेपर है, फ़िल्टर पेपर 0.4 माइक्रोन का, और इस पे आपके पास ये दोनों डिफरेंट हैं। इसके भी बॉक्सेस होंगे हमारे पास, दिखाएंगे इसके साथ हमें जो है बाकायदा इसके लेबल पे लिखा हुआ होता है कि इसकी क्या कंपोजिशन है और ये कौन सी किसके लिए यूज़ होगा। तो वाटर के लिए अलग हैं, ऑर्गेनिक फेज़ के लिए अलग हैं। बाज़ औक़ात ये होगा कि आप जैसे आप इसको इसके साथ फिक्स करेंगे तो वाटर के मॉलिक्यूल जो है वो बहुत ड्रॉप बाय ड्रॉप आएंगे, और अगर आप अल्कोहल या जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट को लेंगे तो फ़ौरन से फ़िल्टर हो जाएगा, वाइस वर्सा वाटर के साथ हो रहा होगा। तो इसलिए इस चीज़ को कैटेगराइज करना कि जी ये किस तरह से वर्क करता है। उसके बाद आपने इसकी फ़िक्सिंग है जी, फ़िक्स करने के लिए आपने इसे इस तरह से फ़िक्स करेंगे। ये साथ में हम लोग एक डमी के तौर पे हम इसको यूज़ कर रहे हैं। ये दो तरह के फ़िल्टर्स, ये हमारे पास ऑर्गेनिक हैं। ऑर्गेनिक के लिए, अगर ऑर्गेनिक फेज़ के लिए देखेंगे तो हमारे पास ये यानी अगर हमें मेथनॉल या थनॉल वगैरह को हमने करना है इसको फ़िल्टर, तो अब हमारे पास ये सेलुलोज नाइट्रेट के हैं, ठीक है। ये वाला हमारे पास ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के लिए, और जो दूसरे वाला है उसको हम यूज़ करते आए हैं इसके लिए वाटर के लिए जो है। ये जैसे ये फ़िल्टर पेपर होता है इस फॉर्म में, इसको आपको पील करने के बाद आपने ये फ़िल्टर पेपर निकाल लिया, और इस फ़िल्टर पेपर को अब आपने यहाँ पे स्टे करने के बाद आपने इसके ऊपर इसे फ़िक्स किया। फ़िक्स करने के बाद इसका क्लिप है, उसे इस क्लिप से आपने साथ जो है वो टाई किया। ये हम कर क्या रहे हैं जी, फिल्ट्रेशन कर रहे हैं। कौन सी, वैक्यूम। तो वैक्यूम अभी तक तो साथ अटैच हुआ नहीं, तो अब इसका ये जो पाइप है, इस पाइप को आप इसके साथ क्या करेंगे जी, वैक्यूम पंप के साथ अटैच कर देंगे, इस पंप के साथ। और वैक्यूम पंप के साथ जैसे आप इसे अटैच करेंगे तो ये आपका सिस्टम कंप्लीट हुआ। आप इसको प्लग इन करेंगे, प्लग इन करने के बाद यहाँ सॉल्वेंट ऐड करते जाएंगे। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है तो डिफरेंट, सिंपल है तो डिफरेंट, और उससे आप जो है वो फ़िल्टर करते चले जाएंगे। जब ये फ़िल्टर हो जाएगा, उसे फ़िल्टर करने के बाद नेक्स्ट स्टेप है सोनिकेट करना, ये है सोनिकेशन। तो सोनिकेशन करने के बाद फिर आप इसे मोबाइल फेज़ को वहाँ लाएंगे, और फिर हम उसे मोबाइल फेज़ को वर्किंग कंडीशन में लेके जाएंगे। तो फ़िल्ट्रेशन, पहला डिस्टिलेशन, देन फ़िल्ट्रेशन, देन सोनिकेशन, और फिर इसमें जो कुछ जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी और एहतियात की ज़रूरत है, और अमूमन हमारे साथ बहुत दफ़ा हुआ है, 3-4 बेचारे ज़ख्मी मौजूद हैं यहाँ, वो करते ही हैं कि बच्चे इसको जब ये वैक्यूम क्रिएट हो जाता है तो ये लॉक हो जाता है। जब ये लॉक हुआ है, अब जब ये लॉक होता है तो बच्चे जो इसके ऊपर यहीं पे ज़ोर लगाते हैं, इसके नेक पे, और ये नेक तोड़ देते हैं। तो इसको बच्चे हमेशा इस पर ज़ोर नहीं आने देंगे, और इसे सिंपल अपना जो सारा जो इस पर जो जितना भी फोर्स है वो इस नेक से हटा के इस पर फोर्स लगाएंगे तो ये आराम से ओपन हो जाता है। कुछ थोड़ी देर के लिए इसको वेट कर देंगे। हाँ जी, उन्होंने ये भी दिखा दिए कि ये भी स्टूडेंट्स का ही किया धरा है कि इन्होंने ये तोड़े, फिर हम इस पर भी लगे हुए हैं, और उम्मीद हम इसको जो है वो रिकवर कर लेंगे, कुछ ना कुछ इसका हल निकाल लेंगे। तो ये हमारे पास है जी मोबाइल फेज़ को फ़िल्टर करना। फ़िल्टर करने के बाद अब आपने क्या किया, ड्रग को वे किया। ड्रग वे करने के बाद आपने डाइल्यूशंस बनाई। अब डाइल्यूशन में ये जो आपके पास जो मेयरिंग फ्लास्क हैं, इनमें 10 ml की मेयरिंग फ्लास्क है, और इसमें हमने डिफरेंट डाइल्यूशंस बना रखी हैं। हमने स्टार्ट किया था 225 माइक्रोग्राम पर ml से, देन 200, देन 175, देन 150, देन 125, फिर हम इसमें जो है वो इसकी एक पूरा मेथड है 100, और फिर ऐसे जो है इसमें 75, देन 50 और 25। ये सारा काम हम इसलिए कर रहे होते हैं कि जब हमने मेथड को डेवलप करना है, या किसी भी हमने ये देखना है कि हमारे पास अननोन सैंपल को डिटेक्ट करने के लिए हमारे पास स्टैंडर्ड क्या होगा, तो स्टैंडर्ड को लेने के लिए आपने इन डाइल्यूशंस को बनाया, और अब इन डाइल्यूशंस को आप इंजेक्ट करते हैं HPLC पे, और उसका आप स्पेक्ट्रम जो है वो लेते हैं। लेकिन HPLC पे इंजेक्ट करने के लिए यहाँ आपको थोड़ा सा ये समझाना ज़रूरी है कि इसकी सॉफ्टवेयर की अंडरस्टैंडिंग आप लोगों को होना ज़रूरी है। सॉफ्टवेयर की अंडरस्टैंडिंग के लिए सबसे पहला काम ये होगा कि आप इस पर अपना एक अलग से लॉगिन बना लेंगे। हर सैंपल का एक अलग से लॉगिन होगा, या हर इंडिविजुअल का एक अलग से लॉगिन होगा, और अब उस लॉगिन पे वो
आगे चल के उसका वो सैंपल को रन करेगा, उसको प्ले करेगा। इसको ऑफ करें। हमारा जो है वो डिफरेंट है। तो अभी हम ये बात करने जा रहे हैं कि ग्रेडियंट हमने यहाँ रखा और आइसोक्रेटिक में हमने इसको यहाँ पे इसको यूज़ कर लिया। अब अगर हम इसकी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग पे आएँ कि मेथड कैसे डेवलप होगा, हमें इसमें किस तरह से मेथड को रन कैसे करना है, क्योंकि अब हम इसकी सारी अंडरस्टैंडिंग समझ चुके। मोबाइल फेज हमने बना ली, यहाँ पे हमने ये चेक कर लिया कि क्या फ्लो रेट था, क्या था, हमने इसको सारे कोके देखा। अगर आप यहाँ कैमरा को ज़रा फिक्स करें तो इस वक्त इसका जो वाटर पे जो प्रेशर आ रहा है कितना है, 2100 PSI आ रहा है। और अगर मैं इसी को देखें, मैं अभी चेंज करूँगा, मैं इसमें मेथनॉल हमारे पास कहाँ है जी, बी में, सी में, बी में मेथनॉल है। मैंने इसे चेंज करने के लिए सिर्फ बी को 100% किया है और जैसे मैंने इसको 100% किया, अब ये पहला इक्विलिब्रेट होगा। अच्छा रिमेंबर, हम जब भी कोई नया मेथड बनाते हैं इस सिस्टम में, हम इसमें इसको दो तरह की ऑप्शंस देते हैं। हम इसे बाकायदा ये बात इसके मेथड में लिखते हैं कि ये इक्विलिब्रेट होने में कितना टाइम ले। अभी पिछले दिनों में हमारे साथ एक बड़ा प्रॉब्लम आया। वो प्रॉब्लम ये था कि हमने यहाँ पे मिस्टेकनली ये कर दिया कि इक्विलिब्रेट होने में 15 मिनट चाहिए। कितने? 15 मिनट। तो 15 मिनट तक हमारे जो यहाँ पे जो लोग काम करने वाले थे वो कहते जी कि हम बिल्कुल शायद डिट्रैक हो गए हैं, क्योंकि 15 मिनट हो गए हैं और यहाँ पर लिखा इक्विलिब्रेट ही आ रहा है, इक्विलिब्रेटिंग ही आता जा रहा है। 5 मिनट्स हो गए, हम तो वेट करें, इट मीन्स कि इंस्ट्रूमेंट फिर कुछ ख़राब हो रहा है। ऐसा नहीं था। हमने जब उसका मेथड में ही हमने इसको कमांड ये दे रखी थी कि 15 मिनट्स के बाद इक्विलिब्रेट हो, तो अगर हम उसको 1 मिनट कर देंगे तो वो 1 मिनट लेगा इक्विलिब्रेट करने में। इक्विलिब्रेट करना मीन्स कि ये जो सैंपल अब आपने इसे कमांड दी है उस कमांड को ये माने और उसके बाद ये चले। अगर आप ये देखें तो अब ये जैसे ही आपने इसमें मेथनॉल को ऐड किया है, अब उसका जो प्रेशर है वो पहले से कम होना शुरू हुआ आहिस्ता आहिस्ता। तो ये जैसे ही इसका प्रेशर जो है वो कम होगा, इट मीन्स कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट पे इसी कॉलम में जो मूवमेंट है वो प्रेशर कम ले रही है और वाटर के साथ ये ज़्यादा इसके अंदर जो आपको PSI जो है वो देखने को मिलता है। सेकंड, अगर हम इसमें देखें, ये तो मोबाइल फेज़ की बात हुई। अब यहाँ पे देखें स्टेटस पंप का जो है वो रेडी आया है और ये वही प्रेशर जो आपने 2100 पढ़ा था अब कम होकर 1600 तक चला गया है, जो कि अभी भी ये नीचे जा रहा है क्योंकि अब इसको इक्विलिब्रेट करके लाया है। अब इसमें से ये जो लिक्विड मूव होके आ रहा है, ये लिक्विड आपका क्या है? वाटर, मेथनॉल। अब ये मेथनॉल है क्योंकि पहले वाटर चल रहा था, आपने इसको मेथनॉल पे शिफ्ट किया। अगर आप गौर करें तो इस वक्त प्रेशर इसका 1150 पे चला गया। कहाँ पहले कहाँ था? वाटर पे 21 पे, मींस ऑलमोस्ट हाफ हुआ है। तो ऑर्गेनिक फेज पे ये सिस्टम अपने आप को काफ़ी रिलैक्स फील करता है, लेकिन जैसे ही आप इसमें वाटर पे चलाते हैं तो इसमें आपको प्रेशर का ज़्यादा देखने को मिलता है। बिल्कुल सेम केस में जब आप प्लाज्मा रन करेंगे इसमें प्लाज्मा के साथ, तो ये प्रेशर बहुत फास्टली मूव करता है, बढ़ता है। इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि वहाँ पर जो प्रोटीन्स के ट्रेसेस हैं या प्लाज्मा की अपनी जो कंपोजिशन है वो जाके जो है इसके प्रेशर को जो है वो चेंज करती है और इंक्रीज़ करती है। तो यहाँ तक बात सिलसिला हो गया। आपने मोबाइल फेस को देख लिया। अच्छा जी, यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे एक पूरा सिस्टम कंट्रोल्ड है। ये अगर आप मे बी आपको इसको वीडियो में डेफिनेटली देख सकेंगे जब आप इसको बार वीडियो देख रहे होंगे चैनल पे भी। तो उसमें हमारे पास जो रन टाइम है, मेथड है, सीक्वेंस है, पोस्ट रन है, रिस्पॉन्स है और रिपोर्ट्स हैं। ये इसके इसी सॉफ्टवेयर के सब हेडिंग्स हैं। इसको सॉफ्टवेयर को ओपन कैसे करना है, इसको पहले बंद कर दें। सारे को बंद करने के बाद हम जो इसका क्रोमेरा हमारे पास है, ये क्रोमेरा HPLC, इसको हमने क्लिक किया और ये सबसे पहले कमांड पे हमसे जो जब स्टार्ट होगा तो स्टार्ट होने के बाद हमसे ये थोड़ा टाइम लेगा और हमें दो ऑप्शन देगा कि दो चीज़ें आपने अटैच कर रखी हैं, एक पंप और एक अपना डिटेक्टर। तो पंप और डिटेक्टर में जो पहले रेडी हो जाएगा उसका बाकायदा साइन आएगा कि ओके नाउ पंप रेडी, फिर ये आपको साइन देगा। अगर आपने डिटेक्टर ऑन किया हुआ था तो डिटेक्टर भी कनेक्ट हुआ है, अगर आपने नहीं ऑन किया हुआ तो यहाँ पे कहेगा कि डिटेक्टर डिस्कनेक्ट है, डिटेक्टर को भी कनेक्ट करें। तो इट मीन्स कि पहले सारी वर्किंग आपको वो समझ में आएगी, तब आपको ये कहेगा कि लो जी अब इसको में सैंपल लगाइए। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये अब अगर आप गौर करें, ये वाली विंडोज़ आ गई पंप और डिटेक्टर की। पंप पे उसने शो कर दिया कि डिसकनेक्ट मीन्स पंप जो है वो आपका ये कनेक्टेड है, ठीक, उसका जो चेक आ गया। और जबकि जो डिटेक्टर है अभी कनेक्टेड नहीं है, रीज़न सिंपल है, क्या
हमने डिटेक्टर को अभी ऑन ही नहीं किया। तो अगर हम ऑन करेंगे तो डेफिनेटली फिर डिटेक्टर भी इसमें इस पोजीशन में हमें दिखाई देना शुरू हो जाएगा। ठीक है जी। इसको अब जो इसमें रन टाइम है, फिर आगे है मेथड। अब मेथड में ये रन टाइम मीन्स आप जो काम कर रहे हैं वो फिजिकली आपको दिखा रहा है कि करंट में क्या चल रहा है इसके अंदर। ठीक है। और एक है मेथड। मेथड ये है कि जिसमें आप अपने नाम से एक मेथड बनाना चाह रहे हैं। अब मेथड बनाना क्या है? मेथड बनाना ये है कि मैंने मोबाइल फेज ये रखनी है, मैंने फ़्लो रेट ये रखना है। अच्छा, फ़्लो रेट को डिस्कस मैंने थोड़ा सा किया भी है। अलबत्ता फ़्लो रेट ये है कि आप कितने ml पर मिनट यहाँ पे सैंपल चाहते हैं। आपको यहाँ पर ये भी ग्रेजुअली चेक करना है। हमने इसका फ़्लो रेट रखा हुआ है जी, कितना रखा था? 1 ml रखा हुआ है। और ये मैनुअल कंट्रोल पे जाएंगे तो ये 1 ml रखा हुआ है। अब 1 ml को चेक करने के लिए आपके पास जो है मेजरिंग सिलेंडर और स्टॉप वॉच, आप इसको चेक करेंगे। आप इसका डिफरेंट फ्लो रेट पहले से एडजस्ट कर लेंगे। 1 ml चेक करके देख लें, 1.5 ml चेक करके देख लें, 2 ml चेक करके देख लें, ताकि आपके पास जो डिफरेंट फ्लो रेट्स हैं आपको उसका अंदाज़ा हो जाए कि वाकई ये सिस्टम, पंप और हर चीज़ जो है वो प्रॉपरली वर्क कर रही है। तो आप उसको उसी हिसाब से फिर आप उसकी डीलिंग करेंगे। यानी यहाँ पर 1 ml पर मिनट आपने एडजस्ट कर रखा। ठीक है। उसके बाद आपकी मोबाइल फेज की कंपोजिशन है वो यूज़ होना है। नेक्स्ट है सीक्वेंस। यानी मैं आपको ग्रेजुअली हेडिंग बता रहा हूँ। पहले हमारे पास है रन टाइम, क्या चीज़ चल रही है। दूसरा है मेथड, क्या मेथड बनाएंगे, उसमें सारे पर्टिकुलर दे दिए। मैंने अपना नाम बता दिया कि मैं इसमें यूज़र हूँ, मैंने अपनी ड्रग का नाम दे दिया, फिर उसके मैंने मोबाइल फेज का नाम दे दिया, फिर उसमें कंसंट्रेशन का बता दिया। ये सारी बात उसमें मेथड में आ गई। नेक्स्ट है सीक्वेंस। सीक्वेंस मीन्स हम अगर सीक्वेंस में काम करना चाह रहे हैं, ये मोस्टली हम काम कर रहे होते हैं जब ऑटो सैम्पलर पे होते हैं। ऑटो सैम्पलर में और इसमें फ़र्क क्या था? ये जो इंजेक्टर है ऑटो सैम्पलर में नहीं है। यहाँ पर इसके अंदर ही उन्होंने एक सिस्टम बिल्ड कर दिया है, जो आप एक 96 वेल प्लेट है उसमें अपने सैंपल्स को रख के आप इसमें इंसर्ट कर देते हैं और वो खुद ही एक एक सैंपल को उठाता रहता है और उठा के इसको डिटेक्ट करता रहता है। ये है सीक्वेंस में काम करना। तो जब हम मैनुअल पे काम कर रहे होते हैं तो सीक्वेंस की ऑप्शन को हम इग्नोर कर रहे होते हैं, क्योंकि हमारे सॉफ्टवेयर में तो बिल्ट इन है लेकिन हमारे यूज़ में नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है रिस्पॉन्स, रीप्रोसेस, पोस्ट रन। पोस्ट रन ये है कि अगर आपने एक ऑलरेडी को काम किया है, यानी अब जैसे अभी आपको दिखाएंगे कि पिछले 2 हफ्ते में लोगों ने कितनी उन पे जो पीक्स पे काम किया है, कितने सैंपल लिए, इनकी पीक्स कैसे आई हैं। तो पोस्ट रन में जाके आप उन पीक्स को देख सकते हैं। उन्हें पीक्स को देखने के बाद उनकी रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं, उनकी पीक्स की फिटिंग कर सकते हैं, उनकी कैलकुलेशंस देख सकते हैं और बाकी बहुत सारे काम उसमें किया जा सकता है। मीन्स पोस्ट रन मीन्स यू हैव डन समथिंग, देन नाउ यू वांट टू वॉच योर रिजल्ट्स। अपने रिजल्ट देखना चाह रहे हैं कि किस टाइम पे क्या थे, किस टाइम पे किस कंसंट्रेशन पे क्या रिजल्ट है। नेक्स्ट हिस्ट्री, यस हिस्ट्री है या प्रीवियस वर्क हो भी। नेक्स्ट है हमारे पास रिपोर्ट्स या रीप्रोसेस। रीप्रोसेस मीन्स अगर आपने इस प्रोसेस को रिपीट करना है, और रिपोर्ट्स मीन्स कि आप एंड पे इसकी कोई रिपोर्ट जनरेट करना चाह रहे हैं कि आप रिपोर्ट फॉर्म में आपको अगर आप किसी से HPLC करवाने के लिए भेजेंगे, यानी फॉर एग्जांपल बाद वक्त हम अपनी रिसर्च के में सैम्पल भेज देते हैं जी, फलां लैब में भेज दिए, उन्होंने हमें सैम्पल्स के एनालिसिस करके देंगे। अब वो जो एनालिसिस या जो DTL के लोग हैं या DTL में जो वर्क करते हैं या करेंगे, वो अगर वहाँ जाके देखें तो वो बाकायदा उस सैम्पल की रिपोर्ट जनरेट करते हैं। अब रिपोर्ट में क्या क्या आएगा ये हमने खुद डिसाइड करना होता है। क्या आ जाए? रिटेंशन टाइम आ जाए, रन टाइम आ जाए, पीक एरिया आ जाए, पीक हाइट आ जाए, टेलिंग फैक्टर आ जाए, पीक विड्थ आ जाए। जो पैरामीटर हम इसको कहेंगे इसने सारे ही कैलकुलेट करके, एक तो स्पेक्ट्रम देना है, यानी ये अगर एक रिपोर्ट डेस्कटॉप पे पड़ी भी हुई है, मैं इसको थोड़ा सा इसकी हेल्प ले लेते हैं कि जैसे ये एक रिपोर्ट है, ये जैसे एक रिपोर्ट है। अब इस रिपोर्ट में अगर आप देखें तो ये कुछ पीक्स हैं और पीक्स के साथ नीचे देखें टाइम, रेजोल्यूशन, टेलिंग फैक्टर, हाइट, एरिया और उसकी प्लेट्स की जो फ्रीक्वेंसी है, जो वर्क है, उसका आपके पास जो है वो एनालिसिस। ये जो है आपका जो आपके फाइनली रिपोर्ट्स का जो पोर्शन है। ठीक है जी, ओके जी। डिटेक्टर ऑन करें और फिर बढ़ते हैं इसके काम की तरफ, सैंपल को इंजेक्ट करने की तरफ। और फिर हम ये देखेंगे, अब मैंने इसको डिटेक्टर को ऑन किया,
इट मीन्स हमें सिस्टम पे दोबारा इसको लॉगिन में जाना होगा, क्योंकि डिटेक्टर को आपको बाय डिफ़ॉल्ट जो ऑन करने पे पंप का तो स्टेटस आ रहा है और टर्न लैंप ऑन, टर्न लैंप ऑफ। तो अब हमने यहाँ पर इसको बाकायदा ये कहना है कि भाई अब डिटेक्टर हमने आपके साथ अटैच कर दिया है, लिहाजा अब इसका लैंप जो है वो ऑन करें। अमूमन बाय डिफ़ॉल्ट इसका लैंप ऑफ ही रहता है, इसलिए क्योंकि लैंप की जो लाइफ है वो सेव करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर लैंप की लाइफ अगर इसी तरह से एग्जॉस्ट कर देंगे तो अल्टीमेटली आपको उसकी फिर लैंप का रिप्लेसमेंट और फिर सारे उस प्रोसेस में जाना होगा जो कि वेरिएबल नहीं है। तो हम इसमें लैंप को ऑन करते हैं और लैंप ऑन जैसे ही करेंगे तो आपके पास लैंप का जो स्टेटस है वो भी आना शुरू होगा। कहते ये कमांड तब दी गई है जब ये ऑफलाइन था, इसलिए इसको बंद करें और दोबारा क्लिक करके अब दोबारा अब आएंगे। तो अब यहाँ जो विंडो आएगी, इस विंडोज़ में पहले इसने कहा था कि मैंने पंप डिटेक्ट कर लिया है, पंप आपका शो हो रहा है। अब ये हमें ये भी कहेगा कि मैंने डिटेक्टर को मैंने कर लिया है और मैं डिटेक्टर भी मेरा शो होगा, तो ये दोनों चीज़ों को जैसे ही शो करेगा अब ये हमारे पास इसका कंप्लीट स्केच आ गया कि डिटेक्टर ओपन, पंप ओपन, नाउ मूव करें। तो सबसे पहले काम में सैंपल को प्रिपेयर करना ज़रूरी है। डिटेक्टर को ओपन करने से पहले सैंपल सारे प्रिपेयर कर लें, फिर एक सैंपल को लेके उसको इंजेक्ट करें और उसकी जो पीक आए उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करें। तो जनाब ये हमारे पास आ गया जी लैंप। देखें जैसे ही मैंने पंप ऑन किया है तो पंप का जो स्टेटस है वो मेरे पास आना शो, इसका डिटेक्टर ऑन किया है तो डिटेक्टर भी साथ ही शो होना शुरू हो गया है। अगर आप देखें पहले ये लाइन नहीं थी, अब ये लाइन दिखना शुरू हुई है। इट मीन्स कि ये अब डिटेक्टर भी आपका साथ वर्क कर रहा है। नेक्स्ट हम आते हैं जी टर्न लैंप ऑन। बिल्कुल एग्जैक्टली ऑन करने के बाद अब आपने इसका जो वर्किंग में आएंगे, मैनुअल कंट्रोल पे चले जाएं, इसका मेथड की तरफ जाएं पहला, यानी इसमें आपको पहला मेथड में जाना है। मेथड अब यहाँ पे दो तरह से बात हो सकती है। एक तो ये कि मैं यहाँ न्यू मेथड जनरेट करना सिखाऊं, जो कि मेरा ख्याल है कि मैं जो ऑलरेडी डेवलप्ड मेथड है मैं उसी में चला जाता हूँ ताकि हम अपने टाइम को सेव करें। इसकी बाकायदा जो ऑलरेडी वीडियोस हैं, इसके पूरे टेक्स्ट है, वो अगर आप कहेंगे तो जब बंदा काम करने आता है उस वक्त उसको अंदाज़ा हो ही जाता है कि जी मैंने जाते ही पहले अपना मेथड को अपने नाम से मैंने इसमें जनरेट करना है। अगर आप इसको जो है वो पहले से ऑलरेडी जनरेटेड है, ऑलरेडी पहले से बना हुआ मेथड है, उस पर वर्क करना चाहते हैं तो तब भी ये आपको सपोर्ट करेगा, क्योंकि हमने आप लोगों की इस वर्कशॉप से पहले हमने ये पहले सारी एक्सरसाइज कर चुके, हमने इसको बाकायदा इस मेथड को बना यहाँ पे लिख चुके, उसको बाकायदा नाम दे के हम उसको एक ट्रायल कर चुके हैं। तो इसलिए हम उसी मेथड में जाते हैं ताकि हम किसी भी किस्म के ट्रबल शूटिंग से बच सकें। ठीक है जी। तो इसमें मेथड में जाने के बाद आप फाइल में जाएँ, ओपन मेथड में चले जाएं, ऐसा ही है ना जी। ओपन मेथड में जाएं, ओपन मेथड में जाने के बाद आपके पास ये सीरीज़ ऑफ मेथड पड़े हुए हैं। 5-फ्लोरोयूरासिल का किसी ने काम किया है और उसके बाद आमिर ने किसी ने काम किया, फिर ऐसे BZU के कुछ सैम्पल्स हैं, ये सारे इस पर काम होते चले गए। अब आप क्या करेंगे जी, आप इसमें BZU जो 12 है इस वाले में जाके हमने मोहसिन के नाम का हमने एक मेथड बनाया हुआ है, इस मेथड को हम एक्टिवेट कर देते हैं और हम रन टाइम पे जाते हैं। तो ये हमारा मैनुअल कंट्रोल में और रन उसका जो है आपका सिंगल रन में जाके मेथड को जैसे ही आप उसकी सेटिंग में जाएंगे तो आपके पास यहाँ बॉटम में दो ऑप्शंस आ रही हैं, मेथड नॉट एक्टिव, क्योंकि अभी तक हमने इसको एक्टिव नहीं किया। हम ले आए हैं इसी सिस्टम में कि फ़लाँ साहब का जो मेथड जो रन करें, लेकिन उसको हमने अभी अप्लाई नहीं किया है। तो इसको आप जैसे ही अप्लाई करेंगे तो ये अप्लाई करने के बाद ये आपका जो शो करेगा कि अब ये मेथड एक्टिव है और अब ये पंप को पहले इक्विलिब्रेट करेगा। जैसे ही आप मेथड को एक्टिवेट करेंगे, आपने इसको कमांड में पहले कहा था कि मैं जैसे ही मेथड को एक्टिवेट करूं तो कम से कम 1 मिनट लेना इसको इक्विलिब्रेट करने में। तो अभी ये टाइम लेके अगर आप गौर करें, यहाँ पे UV डिटेक्टर रेडी है, पंप को फिर इक्विलिब्रेशन पे ले गया है। अब इक्विलिब्रेशन पे लेके जाने का मतलब ये हुआ है कि इसने मोबाइल फेज़ को ऑटोमेटिकली चेंज कर दिया है जी, क्योंकि उस मेथड में हमने मोबाइल फेज़ भी बता दी थी, हमने UV का लिमिट भी बता दिया था, हमने उसमें फ़्लो रेट भी बता दिया। 3 चीज़ें हमें ड्रग की क्लियर होनी चाहिए और उनको हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन सी हैं। ठीक है जी। तो इसको मेरा ख्याल बंद करना पड़ेगा क्योंकि लाइट का जो है इशू है, वरना ये मसला बन जाएगा। इसका वेट कर, बंद कर दें इसको।